स्ट्रैटेजिक एचआरएम का क्लास आज मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल शुरू से शुरू कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक एचआरएम। नाउ स्ट्रैटेजी और एचआर जब बात करते हैं ना स्ट्रैटेजी की, तो ऐसे ही दिमाग में क्या आता है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गोल एंड इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म। जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी का मतलब ही है हाउ वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग, कौन सा वे अपने चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी की ही बात हो रही है। और स्ट्रैटेजी जब भी सुनते हैं तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, ऐसा सुनने में लगता है ना। तो स्ट्रैटेजी और एचआरएम ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले वो अपने को समझना है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस द एचआर मैनेजर शुड बी, कुछ बोल रही है प्रीति? नहीं मैम, पता नहीं आवाज़ आ रही थी। नहीं मैम, मैम म्यूट कर देते अपने साइड। हाँ म्यूट कर लो, ठीक है मैम। ना ये स्ट्रैटेजी और एचआर का जो लिंकेज है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक एचआरएम का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर इन दोनों का एक लिंकेज समझना ज़रूरी है कि कैसे स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों अगर अलग अलग रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी ऐसी और मेरे एचआर की पॉलिसीज़ ऐसी, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एचआर के मामले में नहीं है, ये हर एक डिसिप्लिन में है, बी इट मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च, कोई भी डिपार्टमेंट में ले लो। हर एक जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, जो हम बात करें ना, एचआर हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, दीज आर ऑल फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो ये जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट है, अभी का जो हमारा पॉलिसीज़ है या हमारा जो करंट ट्रेंड है, उसके हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के संग, ऑर्गेनाइजेशन जो रास्ता चूज़ कर रहा है उसके संग बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में हर फंक्शन को चलना है। ये चीज़ अच्छे से समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजी है, जो रास्ता है, उसके हिसाब से ही हर फंक्शन को चलना है। वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो। यहाँ पर हम लोग एचआर की बात करें क्योंकि हम लोग स्ट्रैटेजिक एचआरएम पढ़ रहे हैं। और देखो, एम्प्लॉय सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है। एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एम्प्लॉय नहीं चल सकता। कोई भी कंपनी की बात कर लो, कोई एक कंपनी है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट बना सकती है, इससे बेटर बना सकती है, ठीक है। बट मेरे पास एक लॉयल, एक बहुत अच्छा वर्कफोर्स अगर है, तो ये वर्कफोर्स वो कॉपी नहीं कर सकती, कभी कॉपी नहीं हो सकती। तो आज की डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अपने जो वर्कफोर्स है ना, उसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो दो डिपार्टमेंट है, कंपनी की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजिक एक्शन चल रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चल रहा है, और एचआर का जो डिपार्टमेंट, हमारा एचआर डिपार्टमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको एक ही डायरेक्शन में दोनों को चलना है। मतलब बोथ शुड वर्क इन सेम डायरेक्शन सो दैट दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करके चलना है, एक दूसरे का साथ देकर चलना है, ठीक है ना। यही स्ट्रैटेजिक एचआरएम है। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजिक एचआरएम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ फॉर एचआर। अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को संभालना है, इसको लेके चलना है आगे, राइट। इन ऑर्डर टू अचीव दिस द एचआर मैनेजर शुड बी फेमिलियर। देखो यहाँ पर पहले है, इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन एचआर मैनेजर्स नीड टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले की जैसा नहीं है, एचआर मैनेजर्स लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे या ह्यूमन रिसोर्स में जो पॉलिसीज़ हो रही है या एचआर रिलेटेड एकदम कन्फाइंड, बिल्कुल क्या बोलते हैं, क्लोज लूप वाला काम नहीं करते कि बस यही एचआर का काम है, इसमें ही हमको काम करना है, ऐसा नहीं है। अभी एचआर का जो काम है ना, रोल, वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ चुका है, वास्ट हो चुका है। सो इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन एचआर मैनेजर्स नीड टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब ओवरऑल एचआर का जो पूरा रोल है ना, वो शिफ्ट हो गया। नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क टुवर्ड्स दी शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना है।
The same can be achieved by aligning the HR policies in line with strategic objectives of the organization. मतलब क्या हुआ, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, HR मैनेजर्स लोग किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर पाएंगे. सीधी सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और HR का जो पॉलिसीज़ बन रहा है, HR के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बोथ आर वर्किंग इन टैंडम, दे आर प्रिपेयर्ड इन लाइन, मतलब दे आर सिंक्रोनाइजिंग टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके लिए क्या करना होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं. इन ऑर्डर टू अचीव दिस, द HR मैनेजर शुड बी फेमिलियर विद द वर्क सिस्टम्स इन विच पीपल थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट. दिस लिंकेज ऑफ HR विद अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन HR रोल्स. देखो, नॉर्मली हम लोग को पता है HR डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेशन में अकेले में काम नहीं करता, ऐसे भी उसको सारे डिपार्टमेंट के संग काम करना ही पड़ता है. ठीक है, वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, रिसर्च डिपार्टमेंट हो, HR का जो रोल है ना वो अपने में कन्फाइंड नहीं है. कैसे भी मैंने पहले ही बताया, क्लोज लूप में काम नहीं होती है, वो ओपन सिस्टम ही है. HR हमेशा दूसरे फंक्शनल एरियाज़ के संग काम करेगा, क्योंकि उसको जो सपोज जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बनाना है, जॉब एनालिसिस ही करना है, वो हायरिंग हो, रिवॉर्ड हो, रिकॉग्निशन हो, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट हो, सक्सेशन प्लानिंग हो, कोई भी आप ले लो काम, अकेले नहीं हो सकता. क्योंकि HR मैनेजर अगर मार्केटिंग का, अब मार्केटिंग के जैसे कुछ डिपार्टमेंट में सक्सेशन प्लानिंग करनी है, ये मार्केटिंग का हो गया, तो उसके लिए उसको मार्केटिंग मैनेजर के संग, मार्केटिंग का जो एग्जीक्यूटिव है, मैं नहीं कर सकती ना, मैं HR में हूँ और कोई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, मुझे मार्केटिंग की सक्सेशन प्लानिंग करनी है, तो मुझे HR का नॉलेज है, मुझे मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है. मैं क्या करूँगी, मैं मार्केटिंग मैनेजर के संग बैठूंगी. तो HR डिपार्टमेंट दूसरे फंक्शनल एरियाज़ के संग हमेशा इंटीग्रेट करता है. ठीक है, दिस लिंकेज ऑफ HR विद फंक्शनल एरियाज विद अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन HR रोल्स सच एज डिज़ाइन ऑफ वर्क, वर्क पोजीशन, हायरिंग, ये सारी चीज़ें उसको करनी होती है. ठीक है, चलो. In his book Strategic HRM, Jeffrey A. Mello defines strategic HRM as the development of a consistent, aligned collection of practices, programs and policies to facilitate the achievement of organization's strategic objective. तो जेफरी ए मेलो ने क्या डिफाइन किया स्ट्रैटेजिक HRM को? सीधी सी बात है, HR की पॉलिसीज़ को अलाइनमेंट में बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अलाइनमेंट में बनाना है. मतलब एक ही दिशा में चलना है, सिंक्रोनाइज करके चलना है, ये इधर ऐसे नहीं चलना है. क्लियर हुआ प्रीति यहाँ तक? यस मैम. अच्छा. Similarly, in another book, Strategic HRM, Gaining a Competitive Advantage, Raymond A. Noah and his fellow colleagues have referred SHRM as the pattern of planned HR deployments proposed to facilitate an organization to achieve its strategic goal. यहाँ पर भी रेमन ने जो डिफाइन किया है SHRM को, दैट स्ट्रैटेजिक HRM को, इट्स अ पैटर्न ऑफ प्लान्ड HR डिप्लॉयमेंट. प्लानिंग के संग पूरी तरह से ओवरऑल प्लान. देखो सीधी सी बात है, बिना प्लानिंग के तो कुछ हो नहीं सकता ना. अब अगर कंपनी का प्लान है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, इस साल की स्ट्रैटेजी है दैट वी इंटेंड टू एक्सपैंड, हमारा बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, मे बी 1 यूनिट है, हमें और 3 यूनिट बढ़ाने हैं. तो जब हमको ये 3 यूनिट बढ़ाने हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग टू रिक्रूट मोर पीपल, वी आर रिक्रूट टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्यू पीपल. कुछ यहाँ से आ जाएंगे, कुछ नए रिक्रूटमेंट होंगे. तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा? तो अब स्ट्रैटेजिक HRM क्या करेगा, इसी काम को वो एम्प्लॉय करेगा, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएगा. देखो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राउंड लेवल पे होता है, फर्स्ट लेवल पे होता है. स्ट्रैटेजिक लेवल पे ओनली प्लानिंग, पॉलिसीज़ that should be aligned so that काम अच्छे से हो सके, right? In both the definition, the authors stress upon the relevance of a set of synchronized HR practices which when put in alignment with organizational strategy yield beneficial outcomes for the organization. तो सीधी सी बात है, दोनों ही definition में क्या बताया है? Synchronization, that is organization strategy के संग HR की policies सिंक्रोनाइज होगा, दे विल वर्क इन अलाइनमेंट. स्ट्रैटेजिक HRM का मतलब ये है कि हमारी HR की पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रैटेजी के संग अलाइंड होके काम करनी है, राइट? कॉन्ट्ररी टू इट्स ओकेशनल यूज ऑफ लेट, स्ट्रैटेजिक HRM अप्रोचेज हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ HRM. द रीज़न बीइंग, अब देखो
पहले पुराने अगर ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम्स में अगर जाओ, एचआरएम को इतनी स्ट्रैटेजिक इतना अप्रोच नहीं दिया जाता था, या इतना स्ट्रैटेजिक रोल नहीं था इसका, ठीक है। बट नाउ इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। अभी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया एचआरएम का, ठीक है। और व्हाट इज़ द रीज़न बीइंग SHRM stimulates the engagement and empowerment of employees and managers, elevates employee participation and productivity. Now what is the role of SHRM? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पर दे सकती हो। How SHRM has been it's giving the importance nowadays. What is the importance of strategic HRM? तो कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है आंसर इसी तरह से लिखा जाएगा। तो स्ट्रैटेजिक एचआरएम का जो अप्रोच है ये आज की डेट में क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, व्हाई इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एचआरएम। देखो, जब हम स्ट्रैटेजिक एचआरएम की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, इट इज़ प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल। ये ना आज की डेट में प्रोएक्टिव अप्रोच में काम कर रहा है। तो SHRM स्टिमुलेट्स द एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इंगेज कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, एम्पावर कर रहा है एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को। एलिवेट्स एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ये क्या कर रहा है एम्प्लॉय, क्योंकि प्रोएक्टिवली हम काम कर रहे हैं ना, प्रोएक्टिवली एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। SHRM इज़ प्रोएक्टिव। SHRM जो प्रोएक्टिव, एज आई सेड, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन रीडिज़ाइनिंग देयर बिजनेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजिक एचआरएम प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो क्या कहते हैं, बिजनेस को रीडिज़ाइन करना है या इवन चेंज मैनेजमेंट करना है, एक्विजिशन, मर्जर, हर जगह पर देखो एचआरएम का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर रीडिज़ाइनिंग की बात हो रही है, दैट इज़ इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन रीडिज़ाइनिंग द बिजनेस। बिजनेस अगर रीडिज़ाइन करना है, चेंज करना है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से SHRM विल हेल्प। The evolution and introduction of the strategic HRM can be attributed to the time when the competitiveness of the company was the major concern for majority of the organization in the West. This was significant move towards optimum utilization of human capital. What does this mean? Industrial revolution के बाद जब start हुआ था हमारा scientific management, ये जो हमारे machine power use होना, तो उस टाइम तो human की कोई यही नहीं थी, कोई value नहीं थी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, ऐसा ही सेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ, वो प्रोडक्ट कोई भी इमिटेट कर लेगा, पर मेरे पास अच्छे स्टाफ रहेंगे, मेरे पास लॉयल एक ब्रांडेड वर्कफोर्स है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके स्टाफ अभी तक की बात कर रही हूँ, तो अभी तक उतने ब्रांड, मतलब इतना ब्रांड कॉन्शियस, इतना लॉयल क्यों है, बिकॉज दे हैव गिवन दैट फैसिलिटी, उनको फैमिली लाइक फीलिंग मिलती है, ठीक है, इसी वजह से। तो ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये जो स्ट्रैटेजिक एचआरएम का अगर हम बात करें ना कि इतनी ज़्यादा इवोल्यूशन कैसे हुए, इट केम इन कॉम्पिटिटिवनेस, कंपनीज में कॉम्पिटिटिवनेस आना शुरू हुआ। तो कंपटीशन में स्टिक करने के लिए यू शुड हैव सम कोर कॉम्पिटेंसीज। नाउ प्रोडक्ट इज नो मोर अ कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि कोई भी कॉपी कर रहा है, इमिटेशन करना ईजी हो गया। तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी अच्छे से एक मैंने अच्छा ब्रांड तैयार करो। अगर आपका एम्प्लॉयर ब्रांड तैयार हो गया ना, तो एम्प्लॉयज़ आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और आज की डेट में अगर बात करें ना, तो बोल रहे जिग इकोनॉमी, जिग इकोनॉमी होने के कारण क्या, लोग ज़्यादातर पार्ट टाइम या फ्लेक्सिबल अप्रोच में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही वो लॉयल्टी बिल्ड नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग नौकरी करना ही नहीं चाह रहे ज़्यादा, फिक्स्ड होके, फिक्स टाइम जो होते हैं ना वो 8 घंटे 10 घंटे, तो ऑटोमेटिकली वो एक ट्रेडिशनल से अभी जो शिफ्ट है, देयर इज अ लॉट मोर शिफ्ट नाउअडेज। पहले का और अभी का जो अप्रोच है लोगों के काम करने में, काफ़ी चेंज हो गया है। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन कैपिटल। सो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये स्टार्ट हुआ था कॉम्पिटिटिवनेस वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ से स्ट्रैटेजिक एचआरएम आया, ठीक है। सो इस टाइम ये एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल को कैसे यूज़ किया जाए, उस टाइम से ये शुरू हुआ। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू SHRM अप्रोचेज इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज़ with much needed opportunity to demonstrate their skills, competencies and abilities. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब SHRM अप्रोच को यूज़ किया गया तो देखा गया कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे से अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे, अपने competencies को, abilities को। The organizations were able to reach better results with less effort and resources through the strategic HR approaches. मतलब ऑर्गेनाइजेशन कम रिसोर्सेज में बेटर
रिजल्ट वो मिल रहा है उनको, ठीक है। अब क्या क्या है स्ट्रैटेजिक एचआर रोल में? A strategic HR approach does not solely rely on HR managers, rather shifts is onto the people in connection with them. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक HR मैनेजर नहीं है जहाँ पर पूरा जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कंपनी का पूरा HR डिपार्टमेंट HR मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। रैदर यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कनेक्शन में लेकर, उनसे फीडबैक लेकर पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती है। Strategic HRM does not manifest itself in bureaucratic control but in free flow of information. As I said, ये close loop में काम नहीं करेगा, इसको सारे stakeholders से information चाहिए कुछ भी policies बनाने के लिए, implement करने के लिए। अब वो जो हमारा free flow of information की बात हो रही है वो internal stakeholders और external stakeholder दोनों से ही information मिलेगा, ठीक है। SHRM focuses on flexibility in work processes and procedure. अब SHRM जो है ना वो flexibility पे काम करता है। Obviously strategic human resource management है तो always flexible because it is open. वो closed loop में काम नहीं कर रहा, bureaucratic control type flow में काम नहीं कर रहा। bureaucratic मतलब same format, एकदम same old formal format, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। SHRM argues that the organization's key investment should lie in its people and their knowledge, skills and ability. तो ये जो फोकस ही है कि भाई अपने एम्प्लॉई को एज अ ब्रांड तैयार करना है। तो एम्प्लॉई अगर आपका लॉयल एम्प्लॉय, लॉयल वर्कफोर्स तैयार हो जाता है, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयर ब्रांड। अच्छे एम्प्लॉय अगर आपके पास है, ह्यूमन कैपिटल है, उस पर अगर आप लेवरेज कर पा रहे हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फुलफिल कर पाओगे। It emphasizes that competitive advantage is enjoyed by those organizations that can attract and retain talented individual. ठीक है, जो अच्छे इंडिविजुअल्स को रख पाएगा। बनाओ, आप अच्छे एम्प्लॉयज़ को बनाओ और फिर वो कोई और लेके चला जाए तो नहीं होगा ना। तो आपको बनाना भी है, अट्रैक्ट भी करना है, एंड रिटेन दोज टैलेंटेड इंडिविजुअल्स विद यू। तो एक लॉयल वर्कफोर्स तैयार करके रखना अपने पास, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का की है। मतलब आप आज की डेट में आज की डेट में कंपनीज़ के लिए यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिवनेस है। नेक्स्ट पार्ट है एचआर's emerging रोल इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। आज की डेट में एचआरएम काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले और अभी से बहुत चेंज हो सकता है। प्लानर्स एंड प्रैक्टिशनर्स who understand this change in HR and practice will provide the organization with a strategic competitive advantage that would serve as a basis for survival and growth. HRM का फील्ड मैंने पहले ही बताया, यहाँ से यहाँ हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि ये था पहले का स्कोप HRM का और ये है आज का स्कोप। समझ सकते हो स्कोप कितना बढ़ गया है। पहले सिर्फ था एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, आज की डेट में है यू आर इनटू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यू आर इनटू अब जैसे एक्सपेंशन करना है बिजनेस या डाइवर्सिफिकेशन करना है, मर्जर करना है। HRM इज एवरीवेयर, human resource management is everywhere because you need to prepare policies. If two companies are going to merge, दो companies merge हो रही है तो अब merger होगी तो इसके बाद जो कंपनी बनेगी, कंपनी में कौन से एम्प्लॉयज़ को कैसे रखा जाएगा, उनको क्या प्रोफाइल दिया जाएगा, क्या CTC होगी या क्या LTA होगा, क्या फैसिलिटीज़ होगी, एवरीथिंग नीड्स टू बी प्लान्ड। ठीक है, उनको कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट अप्रोच, लीडर सक्सेशन रोल, तो ये बहुत सारी चीज़ का प्लानिंग करना होता है, उसमें कितना खर्च करना है, एवरीथिंग। तो हम अपने वर्कफोर्स के ऊपर ही पूरी प्लानिंग करके आगे के बारे में सोच सकते हैं। हम कंपनी को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ग्रोथ हो सकता है, मर्जर हो सकता है, एनीथिंग अबाउट द कंपनी, द ब्रॉडर रोल ऑफ द कंपनी। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन माई बेस, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। आपके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा है देन यू कैन एक्सपैंड, अच्छा नहीं है तो फिर आप भूल जाओ सब चीज़, ठीक है ना। सो जो प्लानर और प्रैक्टिशनर समझ पा रहे हैं दे कैन ओनली कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। फॉर स्ट्रैटेजिक HRM टू बी सक्सेसफुल इट्स गोल्स शुड बी अलाइंड विद स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अच्छा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, एज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है। हाँ, Microsoft tied its executives bonuses to diversity hiring goals to reform its hiring practices by including more women and minority। मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव में रखा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन।
ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मतलब जितने भी डाइवर्स टाइप के वर्कफोर्स हैं उन सबको अपने मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करते जाना, माने कोई माइनॉरिटी वगैरह नहीं है या वुमेन वगैरह नहीं छोड़ा हुआ, इस तरीके से। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या किया, उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव को जो बोनस देते हैं ना, एग्जीक्यूटिव को बोनस को उन्होंने लिंक कर दिया टू डाइवर्सिटी हायरिंग गोल्स, माने आप जितने डाइवर्स लोगों को ला पाओ टू इट्स हायरिंग प्रैक्टिसेस बाय इंक्लूडिंग मोर वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। आप जितने वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ को, एंड माइनॉरिटीज़ डज नॉट मीन ओनली ओबीसी एंड SC ST, इट इंक्लूड्स ऑल्सो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो जो भी माइनॉरिटीज़ में है, या वुमेन भी माइनॉरिटीज़ में ही आ जाती थी पहले तो अभी वुमेन और माइनॉरिटीज़ दोनों की बात हो रही है, तो दे इंक्लूड फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल और भी जो मेंटली थोड़ा सा ये है, उस तरह के लोगों को भी लिया जा रहा है। लाइक KFC में भी मैंने देखा था, KFC का एक सेगमेंट है जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उन लोग को वो एम्प्लॉय करते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है ना। चलो, सो दिस वाज अ स्ट्रैटेजिक HRM ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ट्रांजिशन फ्रॉम HRM टू स्ट्रैटेजिक HRM। काफ़ी हिस्टोरिकल है, बोल सकते हैं हिस्ट्री में है ये, क्योंकि HRM पहले हम लोग को पता है HRM था, अभी वो स्ट्रैटेजिक HRM हो गया। तो ऐसा जो एक शिफ्ट हुआ, जो मैं बार बार बता रही हूँ कि ये हमारा HRM का रोल था, पहले HRM ऐसा था और आज की डेट में HRM ऐसा है। तो डेफिनेटली ये SHRM हो गया, इसलिए ये इतना वास्ट हो गया। पहले HRM में छोटा छोटा काम था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब SHRM हो गया तो काफ़ी वास्ट, पॉलिसीज़ क्रिएशन, पॉलिसीज़ अडॉप्शन, everything related to organization strategy, ठीक है। The changing business environment triggered by the development of new technology and globalization requires organization to involve HRM in the strategic decision making process। अब क्या हो रहा है, अभी का बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हर समय नई नई चीज़ें आ रही हैं, कंपटीशन तो बहुत इंटेंस है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो जाए या ग्लोबलाइजेशन को लेकर हो, फॉर ऑल दोज एस्पेक्ट कंपटीशन इज गेटिंग मोर एंड मोर, राइट। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमें HRM को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना ही था। तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजिक जो डिसीजन या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उन्होंने उसके संग ही HRM को कंबाइन कर दिया। इससे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो गई, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में, वो सारी प्रॉब्लम होती है क्यों, वर्कफोर्स को लेकर। तो अगर HRM उसमें इन्वॉल्व रहेगा, एम्प्लॉई का ही सेक्शन इन्वॉल्व रहेगा, एम्प्लॉयज़ को ही लेकर सारी चीज़ें पहले से रहेगी, तो कोई भी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाने से नहीं होगा, पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क, creation of policies is one side, we are creating policies by understanding the environment। ये जो टोटल इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज़ मोर ऑफ फ्लेक्सिबल, है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है, एज इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, देन यू हैव ग्लोबलाइजेशन और अदर बहुत सारे, अभी देखो ट्रम्प का फैक्टर आ जाता है, फिर उधर चाइना का फैक्टर आ जाता है, रशिया का फैक्टर आता है, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर, तो दिस आर ऑल ग्लोबलाइजेशन। तो इन सारे कारण से बिजनेस एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो पॉलिसीज़ बनानी होती है कंसिडरिंग दिस, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन में, जब उसको करवाने जाओगे उसमें प्रॉब्लम होती है। तो HRM जब ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट वहाँ पे एडेड है, HR मैनेजर्स उसमें इंक्लूडेड है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मेन लोग हैं, लोग ही इन्वॉल्व हैं, लोगों के लिए ही एक्शन लिया जा रहा है, तो काम अपने आप ही अच्छे से होने लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When done properly, strategic HRM helps in quality improvement। strategic HRM किस किस चीज़ में हेल्प करने वाला है आपको, क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो क्वालिटी इज़ अ बज़वर्ड नाउअडेज, हर जगह पर क्वालिटी की बात होती है। अभी जैसे AI और इंटेलिजेंस और ज़्यादा ही आने लगा है, क्वालिटी पहले कुछ 1-2 साल पहले तक क्वालिटी ही वॉज द बज़वर्ड, अभी AI आ गया है, AI के बाद अगेन कुछ आएगा। एलिवेटेड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है,
इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, हर जगह पर देखो, हर एक सेक्शन पे काम हो रहा है स्ट्रैटेजिकली व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के लिए जब चीज़ हो जाती है ना, तो ऐसे भी सब चीज़ ठीक होने लगता है। एम्प्लॉयज़ खुश, काम ज़्यादा करेंगे, एम्प्लॉयज़ हैप्पी, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ना। HR strategy can be defined as a set of ideas, policies and practices that management adopts to achieve the objectives of people management। अब HR strategy क्या है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी, वो आइडियाज़, पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस जो मैनेजमेंट अपने लोगों के लिए कर रही है। पीपल मैनेजमेंट, लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, उनको क्या सुविधा देने वाले हैं। वो हो सकता है उनके, मैं बेसिक जो स्टार्ट करते हो आप, एक एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी सैलरी को ले लो, उनका बोनस स्ट्रक्चर ले लो, उनका लीव ले लो, ग्रेचुटी ले लो, LTA ले लो, और अदर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, मेडिक्लेम हो गया। देन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए उनको छुट्टी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द अप्रोचेस, वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर पीपल मैनेजमेंट। तो अपने लोगों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, उसको, उसके लिए जो जो पॉलिसीज़ है, लाइक LTA के लिए या लीव के लिए जो जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो HR स्ट्रैटेजी बन गई ना। लीव के लिए तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क पहले बनता है, फिर तो लीव का इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट। नेक्स्ट, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नीड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। दिस कॉल्स फॉर रिलेटेड चेंजेस इन पीपल, टास्क, प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखो, जैसे जैसे इंटरनल, पहले का जो कंपनीज का वर्किंग एनवायरनमेंट था और आज का, जैसे ये जो जिग, अभी सुने होंगे जिग इकोनॉमी, वेरी ट्रेंडिंग वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर, फ्लेक्सिबल अप्रोच टुवर्ड्स वर्किंग, ऑनलाइन, पार्ट टाइम वर्कर्स, तो ये एक आ गया है। तो क्या हो रहा है, मतलब पहले का जो इन्वायरमेंट, पहले ऑफिसेज ना बड़ी बड़ी होती थी, लोगों को वहीं पे काम होना होता था, मतलब वहीं पे बैठ के काम करेंगे 8 घंटे 10 घंटे, कंपनी का AC, फ्रिज सब यूज़ होगा, कंपनी का AC, लाइट, एवरीथिंग प्रॉफिटेबल। हाँ मैम थोड़ा पीछे से समझाइए। अच्छा, पीछे से, कहाँ पीछे से बोलो। और मैम क्यों पता नहीं, मेरा ना ये कट गया था, मैंने दोबारा रिजॉइन करा है। अच्छा अच्छा, कहाँ से, यहाँ से HR स्ट्रैटेजी हाँ। से? इतना ही छोटा है क्या HR स्ट्रैटेजी? ऊपर ऊपर कीजिए मैम थोड़ा सा, ये वाला सेक्शन यहाँ से समझा दीजिए, स्ट्रेटेजिक HRM हेल्प। ओके ठीक है, चलो। स्ट्रैटेजिक HRM किस किस चीज़ों में हेल्प करता है? अगर स्ट्रैटेजिक HRM की बात करें, किस चीज़ों में हेल्प करेगा ये? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। आपकी देखो, जब हम स्ट्रैटेजी को लिंक कर रहे हैं ना अपने HRM के संग, तो वो किस किस चीज़ों में हेल्प कर रहा है? ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो, हमने स्ट्रैटेजी को HR के संग रिलेट कर दिया, तो सब चीज़ ही खुश हो जाएगा। देखो, एम्प्लॉयज़ हैप्पी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई, एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो कस्टमर सर्विस अच्छा देगा, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इन सब का इम्पैक्ट होगा कॉस्ट रिडक्शन पे। क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमने HR को इंक्लूड कर दिया, मतलब एम्प्लॉई को इंक्लूड कर दिया, एम्प्लॉई को इंगेज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ हैप्पी हो जाएगा। अब एम्प्लॉयज़ हैप्पी है तो उसका इम्पैक्ट ये सारी चीज़ों पे पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी करेगा, काम अच्छा करेगा, वो अच्छा एक लॉयल वर्कफोर्स बन के रहेगा, कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कॉस्ट रिडक्शन पे होगा ना ऑटोमेटिकली ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है HR स्ट्रैटेजी। ना व्हाट इज HR स्ट्रैटेजी? HR स्ट्रैटेजी सीधी सी बात है, जो भी स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज कर, जो HR की स्ट्रैटेजी है वो जो एम्प्लॉयज़ को ही मैनेज करने के लिए है ना। अब क्या क्या हो गया इसमें, अब एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रहे हैं, अब उसकी एक स्ट्रैटेजी बनेगी, एक थॉट प्रोसेस तो होगा ना कि भाई ये सैलरी देनी है एज़ पर मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें हम इतना इंसेंटिव्स देंगे, इतना बोनस देंगे, इतना कमीशन देंगे, राइट। LTA देना है या नहीं देना है, मेडिक्लेम देना है या ग्रेचुटी देना है, क्या देना है नहीं देना है, इन सब चीज़ की पॉलिसी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हमारा अप्रोच क्या होगा, तो हर एक चीज़ का जो पॉलिसीज़ है वो इट इज़ रिलेटेड टू पीपल, तो इसलिए इसको बोलते हैं HR स्ट्रैटेजी।
तो HR strategy can be defined as the set of ideas, policies and practices that management adopts to achieve the objectives of people management. ठीक है ना। अब देखो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना बिजनेस का, वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो पहले का अप्रोच, पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन होता था, पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो इतने बड़े बड़े, एक भी ऑफिस देखोगे बड़ा बड़ा ऑफिस होता था, बहुत सारे कंप्यूटर्स, चेयर्स, टेबल, एंड मे बी दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ प्रॉफिट। बट आज की डेट में देखिए कि एक छोटा सा ऑफिस भी होगा, सारे वर्कर्स अपने अपने घर से काम कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग 2 करोड़ 3 करोड़। तो ऑफिस सेटअप चेंज हो गया है, बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, पूरा तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ये चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी फिजिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कंपनीज़ में, फिजिकल फैसिलिटीज़ का रोल चेंज हो गया है, हाइब्रिड मोड में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे दिस कॉल्स फॉर रिलेटेड चेंजेस पीपल, लोगों को लेकर चेंज होने की ज़रूरत है। आप पुराना वो ट्रेडिशनल अप्रोच लेके काम करोगे कि नहीं भाई हम ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेंगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। टास्क कैसे दिया जाएगा, प्रोसेसेस, काम करने का तरीका ही चेंज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लीडरशिप ऑफ द एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज। पहले का ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और अभी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा चेंज हो चुका है। अब इसके कारण देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजिंग रोल इन HRM एज वेल। क्या क्या चेंज हुआ है? HR जो है इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। HR जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है। कोलैबोरेट्स विद ऑल अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। HR को क्लोज लूप में काम नहीं करना, इट नीड्स टू इंटीग्रेट विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। Align itself with strategic goals of the organization, understand the political, economic, social, technological, environmental and legal framework. अब जो बोलते हैं ना HR को पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नॉलेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि HR इज़ नाउ रिलेटेड विद बिजनेस। HR को पूरी ऐसा बोल सकते हैं HR इज़ अ फोर्स दैट विल हेल्प इन अलाइनिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव और अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये पूरा अचीव करेगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल को। ठीक है, तो इसी वजह से इसको पूरा बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। आज इतना तक ही रहने देते हैं।